हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रूटीन न्यूबॉर्न केयर क्या होती है और रिसस्टिटेशन न्यूबॉर्न केयर क्या होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो रूटीन न्यूबॉर्न केयर है वो हम सारे ही बच्चों को देते हैं। जितने भी हमारे न्यूबॉर्न पैदा होते हैं सारे ही बच्चों को हमें रूटीन न्यूबॉर्न केयर देना है। लेकिन जो हमारी रिसस्टिटेशन न्यूबॉर्न केयर है, रिसस्टिटेशन न्यूबॉर्न केयर हमें उन्हीं बच्चों को देना है जो कि सिक हैं, जो एस्पेक्सिएटेड है, जो पैदा होने के बाद रोए नहीं है, एस्पेक्सिया में है, या जिन्होंने कोई भी गंदा वाटर को इनहेल कर लिया है, या उनको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, या पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम क्या करते हैं, रिसस्टिटेशन करते हैं। तो हमें रूटीन न्यूबॉर्न केयर हर एक पेशेंट की करनी है और रिसस्टिटेशन केवल उन्हीं बच्चों का करना है जो कि पैदा होने के बाद रोए नहीं है और पैदा होने के बाद एस्पेक्सिया में जाने की कंडीशन लग रही है, या फिर लो बर्थ वेट बेबी हैं, जो टाइम से पहले पैदा हो गए हैं, उन बच्चों को हमें रिसस्टिटेशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें जब भी हम डिलीवरी करने जा रहे होते हैं तो हमें रिसस्टिटेशन की जो किट है वो तैयार करके रखनी पड़ती है, जिससे डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद में बच्चे को कभी भी इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़े तो हम उसको इमीडिएट वो केयर प्रोवाइड करा सकें। इसलिए बच्चे को चाहे तो रूटीन न्यूबॉर्न केयर की जरूरत है या नहीं है, फिर भी हमें इमरजेंसी किट हमेशा डिलीवरी से पहले तैयार कर कर रखनी है। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेडिएंट वार्मर को ऑन करना है और रेडिएंट वार्मर को ऑन करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से सामान जो है वो तैयार करके रखने हैं। तो देखिए, पहले हम आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं कि रिसस्टिटेशन न्यूबॉर्न केयर के लिए हमें कौन कौन से आर्टिकल की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्बू बैग। एम्बू बैग को रखने से पहले हमें इसके फंक्शंस को भी चेक करना है। फंक्शंस को कैसे चेक करना है, ये इसका जो मास्क होता है ये 2 नंबर का आता है, एक 0 नंबर और एक 1 नंबर। 0 नंबर जो होता है वो प्री टर्म बेबी के लिए होता है, जो टाइम से पहले पैदा होते हैं, या लो बर्थ वेट बेबी के लिए होता है जिनका वजन कम होता है। और जो ये 1 नंबर है वो आपका फुल टर्म बेबी के लिए होता है, जिनका वेट भी जो है नॉर्मल बेबी के बराबर होता है, और उनको जो है रिसस्टिटेशन करने के टाइम पे उनका वेट और बॉडी जो साइज होता है उसके लिए ये कफ बराबर सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी विजिबिलिटी, इसका जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको अपने पाम पे रखेंगे, हथेली पे रखेंगे और इसको प्रेशर देंगे। तो प्रेशर देने के टाइम पे हम देखेंगे कि पफ ऑफ बल्ब में से आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए, जब आप इसको प्रेशर दोगे तो इस तरीके की आवाज आनी चाहिए। अगर इस तरीके की आवाज आ रही है इट मीन्स आपका ये जो एम्बू बैग है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये अपने आप इन्फ्लेट होके अपने आप वापस अपनी जगह पर आना चाहिए। जैसे हमने इसको दबाया तो ये वापस अपनी जगह पर, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है, अपने आप से ये फिल हो गया इसके अंदर ऑक्सीजन। इसके बाद इसकी जो ग्रिप है वो अच्छे से बनना चाहिए, इस चीज को भी हमें देखना है। ये पूरा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए, क्योंकि हम न्यूबॉर्न बच्चे को देने जाएंगे तो वो उसकी जो इम्यूनिटी है वो 0 इम्यूनिटी होती है, बीमार होने के चांसेस उसके ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए जो है उसमें ये आपको पूरा इन्फेक्शन फ्री है या नहीं है ये सब चेक करना है, उसके बाद ही आपको ये अप्लाई करना है। एक चीज और देखनी है इसमें, देखिए ये आपका 250 ml का होता है और जो एडल्ट को देते हैं वो 500 ml का होता है। तो 250 ml जो है हम देते हैं बच्चे के लिए, जिससे कि हम उसमें ज्यादा ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करा दें। अगर आप उसमें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दोगे तो उसके लंग्स का रप्चर होने का डर रहेगा, उसके लंग्स को फटने का डर रहेगा। इसलिए हम उसमें ये जो एम्बू बैग होता है इसको फिक्स करने का एक तरीका होता है, इसमें मास्क। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो डिलीवरी होने जा रही है वो नॉर्मल बेबी है या प्री टर्म बेबी है या लो बर्थ वेट बेबी है। इसके बाद हम इसके अंदर थंब को प्लेस करेंगे। ये हमारे जो हैंड है इनमें हमारे पास ग्लव्स होंगे उस समय पे, हम इसको थंब को इसके अंदर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इस तरीके से रोटेशन मूवमेंट में इसको फिक्स करेंगे, जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके बाद ये एम्बू बैग जो होता है इसका एक एक पार्ट को हम निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। किस तरीके से इस एम्बू बैग को हम ऑपरेट करते हैं ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हमें चाहिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर या म्यूकस सकर, इसको बोलते हैं म्यूकस सकर या एक्सट्रैक्टर। इसे हम जितना भी हमारे फीटस के
हमारे न्यूबॉर्न के मुंह में या नाक में सलाइवा भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, मेकोनियम स्टेन होता है, उसको क्लीन करने का काम करते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक शोल्डर रोल, जो हम उसके शोल्डर के नीचे लगाएंगे जिससे कि उसका ट्रैकिया जो है वो क्लियर हो सके। तो ये शोल्डर रोल हम उसके ट्रैकिया को क्लियर करने के लिए लगाएंगे और उसको पोजीशन देने के लिए। इसके बाद चाहिए हमें बेबी के सॉक्स एंड बेबी का कैप। 2 हमें टॉवल चाहिए, ये हमें रेडियन वार्मर ऑन करके उसमें पहले से ही गर्म करने के लिए रखनी है। इसके बाद हमें चाहिए एक कॉर्ड क्लैंप, ठीक। इसके बाद हमें चाहिए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम उसकी धड़कन को बार बार असेस करेंगे कि वो रिवाइव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टोटल इतने सामान हमें जो है डिलीवरी से पहले प्रिपेयर करने हैं। और इससे पहले हमें रेडियन वार्मर को ऑन करना है, और जब हम रेडियन वार्मर को ऑन करेंगे तो उसमें हमें ये 2 टॉवल और कैप, सॉक्स और शोल्डर रोल, इतना सामान हमें रेडियन वार्मर के नीचे रख के उसको वार्म करने हैं। वार्म मीन्स गर्म करने हैं। गर्म करने के बाद हमें ये रेडियन वार्मर के नीचे नहीं रखना है, ना ही म्यूकस सकर रखना है, ये हमें अलग ट्रे में रखने हैं, ठीक। अब चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं प्रोसीजर। तो रूटीन न्यूबॉर्न केयर जो है, हाँ, वो सारे ही पेशेंट को देना है, वो किसी एक बच्चे को नहीं देना है। और जब हमारा बच्चा एस्पेक्सिया में है तब हम उसको रिसस्टिटेशन कर रहे हैं। तो रिसस्टिटेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है और बच्चा जो है वो रिवाइव हो जाता है, उसके बाद फिर हमें उसे रूटीन न्यूबॉर्न केयर भी देना है, इतना आपको याद रखना है। तो पहले हम दिखाएंगे रूटीन न्यूबॉर्न केयर कैसे देते हैं, और उसके बाद हम दिखाएंगे रिसस्टिटेशन कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन न्यूबॉर्न केयर। जैसा कि हमने पहले बताया था कि रेडियन वार्मर हमने ऑन कर दिया है और 2 टॉवल उस पे हमने वार्म कर लिए हैं। तो ये दोनों टॉवल को हम क्या करेंगे, मदर के एब्डोमेन पे प्लेस कर देंगे। ये हमारी मदर है, मदर के एब्डोमेन पे हमने दोनों टॉवल को प्लेस इस तरीके से करना है। इसके बाद जैसे ही हमारा बेबी डिलीवर होता है तो इस तरीके से हमें मदर के एब्डोमेन पे रखना है। मदर के एब्डोमेन पे रखने के बाद सबसे पहले हम उसको ड्राई करते हैं हेड साइड से। तो हम देखेंगे बच्चा अच्छे से रो रहा है या नहीं रो रहा है। हम देखेंगे उसके मुंह में जो है वो स्टेन है, उसके मुंह में मेकोनियम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को पैदा होते ही म्यूकस सकर से, जो हमारा म्यूकस एक्सट्रैक्टर है उससे, ये हम अपने असिस्टेंट को बोलेंगे निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे ये क्योंकि ये पूरा स्टेराइल होता है तो इसे हम एक इसका पार्ट मुंह में रखेंगे और दूसरे इसके जो नोब है उससे उसके मुंह में करेंगे। पहले माउथ में करते हैं बेबी के और फिर नोज में करते हैं, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे और देखेंगे बच्चा क्राई किया है या नहीं किया है। हमारा बच्चा क्राई कर गया है तो हम इसको करेंगे इमीडिएट क्या, ड्राई। इस तरीके से करना है, पहले हेड एरिया करना है फिर इसके एक्सट्रीमिटीज हमें करनी है। इस तरीके से हम कर लेंगे। और जो ये जो हमारा वेट वाला टॉवल है इसको इस तरीके से क्लीन करते हुए बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉवल है उसमें हम ऐसा करेंगे कि बच्चा जो है, बच्चे के एक्सट्रीमिटीज ठीक है या नहीं है। साथ ही हम करेंगे जो इसकी आईज हैं तो इनर कैंसस टू आउटर कैंसस हमें इन्हें क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद देखेंगे सब कुछ उसकी बॉडी में ठीक है, कलर ठीक है या नहीं है। एक तरीके से हमें उसका अबगार स्कोर करना है और हम उसकी कोड को क्लैंप करने के लिए 3 मिनट का टाइम छोड़ेंगे। 3 मिनट के बाद में हमें कोड को क्लैंप करना है। कोड को क्लैंप करने के बाद इसको हमें, जो हमारी एक सूखी टॉवल थी, जो हमारी ड्राई टॉवल थी, उससे बेबी को रैप करना है। रैप करने के बाद हम इस बेबी को उठाएंगे और हम मदर के एब्डोमेन पे ले जाके प्लेस कर देंगे स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिलाने के लिए। और साथ ही हम ब्रेस्ट फीड के लिए भी जो हमारा बेबी है और जो मदर है उसको इनिशिएट कर देंगे। इसके जो फायदे होता है कि मदर और बेबी का बॉन्ड जो बना रहता है। इस समय पे बेबी के सकिंग रेफ्लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो बेबी को सक करने वाला जो उसके रेफ्लेक्स है वो एक्टिव रहता है, तो वो ब्रेस्ट को सक करने लगता है और सक करना सीख जाता है। इसके अलावा मदर जो है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है जो हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये थी हमारी रूटीन न्यूबॉर्न केयर। अब हम देखते हैं इसेंशियल रिसस्टिटेशन न्यूबॉर्न केयर कैसे होती है, क्या किया जाता है और किस तरीके से वो परफॉर्म करनी होती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि रिसस्टिटेशन न्यूबॉर्न केयर कैसे करते हैं।
जैसे कि हमने सारी तैयारी कर ली है, हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि हमने डिलीवरी जब होने वाली है उससे आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले रेडियंट वार्मर को ऑन कर दिया था, और हमने जितने भी हमारे क्लोथ वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको सबको वार्म कर लिया था, जिससे बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके और पैदा होने के तुरंत बाद ही, जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे को गर्माहट हम उसको दे सके, इसलिए हमने पहले ही वो सारी चीजें वार्म कर ली थी रेडियंट वार्मर के नीचे। तो देखिए वही सेम प्रोसीजर है हम जो रूटीन न्यूबॉर्न केयर में करते हैं। सबसे पहले हमें 2 टॉवल लेनी है जो हमने रेडियंट वार्मर में पहले ही वार्म कर ली है। इसको हम मदर के एब्डोमेन पे प्लेस कर देंगे। ये हमने मदर के एब्डोमेन पे प्लेस कर दी है। अब हम बेबी को डिलीवर कराएंगे। जैसे ही हमारा बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही हमारा बेबी डिलीवर होता है, ये हमारा बेबी डिलीवर हो गया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि वो रोया है या नहीं रोया है। अब हमें लग रहा है बच्चा नहीं रोया है, तो हम उसको म्यूकस सकर से जल्दी से सक्शन करेंगे, पहले माउथ में और फिर नोज में। हमने सक्शन कर लिया, स्टिमुलेट करेंगे। बेबी नहीं रोया है, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, उसको जल्दी से ड्राई करना है। ड्राई करने से ही क्या हो जाता है, बेबी स्टिमुलेट हो जाता है। अगर आप ड्राई करोगे तो ड्राई से ही बेबी क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और ड्राई करने के बाद जल्दी से उसको पीछे से साफ करते हुए ड्राई वाले टॉवल में लेंगे, इसको रैप करेंगे और कोट को कट करेंगे जल्दी से, फिर रैप करेंगे। रैप करने के बाद एकदम से रेडियंट वार्मर पर लेकर जाएंगे और इस तरीके से उसको प्लेस कर देंगे। अब हम देखेंगे बेबी अभी भी नहीं रो रहा है, तो हम इसको फिर से एक बार सक्शन करेंगे। पहले मुंह में करेंगे और फिर नाक में करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे स्टिमुलेट करेंगे। तो पीछे हम रब कर सकते हैं और पैर पे फ्लिंक कर सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं रोया है तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसको रीपोजिशनिंग करना है। रीपोजिशनिंग कैसे करते हैं, कट कर देना रामा। पहले दिखाया था आपको, ये इसका शोल्डर रोल था। तो हम क्या करेंगे, इसके शोल्डर के नीचे शोल्डर रोल लगा देंगे। शोल्डर रोल लगाने से इसका ट्राइकिया जो है वो ऊपर उठ जाएगा और एयरवे इसका क्लियर हो जाएगा। जब हमने इसको रीपोजिशनिंग किया है, शोल्डर रोल लगाने के बाद हम करेंगे एम्बू बैग स्टार्ट। एम्बू बैग स्टार्ट करने के लिए हमें बनानी है सी शेप। देखिए इस तरीके से हम सी शेप बनाते हैं। इसको अच्छी तरह फिक्स करना है जिससे कि ये निकले ना। सी शेप बनाएंगे, 2 उंगलियां हम इसके यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये जो बाकी के फिंगर है उसके नेक के नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। ब्रीथ 2 3, 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 इस तरीके से हमें बोलना है। और ये हमें 30 सेकंड तक करना है। ठीक है, ये हमें करना है 30 सेकंड तक, या 30 से 40 साइकिल हम इस पेशेंट को देंगे। या तो 30 से 40 साइकिल हमें देना है या फिर हमें 30 सेकंड तक कंटिन्यूस को करना है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ पे आपको अंदर प्रेस करना है, 2 3 पे छोड़ना है। ब्रीथ पे प्रेस करना है, 2 3 पे छोड़ना है। तो ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। जब आप ये कर रहे हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपको ये इन्फ्लेट होता हुआ दिखना चाहिए। देखिए थोड़ा जूम करना। देखिए जब मैं इसको प्रेस करूंगी तो इसकी जो चेस्ट है वो रेज होगी। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। आपने देखा ये जो चेस्ट है ये रेज हो रही है, इसको आपको अपने आई से देखना है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। तो इसी तरीके से आपके बेबी की भी चेस्ट रेज होनी चाहिए। इसी अगर ये चेस्ट रेज हो रही है तो दैट मीन्स यही आपका करेक्ट मेथड है एम्बू बैग करने का। तो ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ये आपको 30 सेकंड तक करना है। 30 सेकंड करने के बाद आपको अपने असिस्टेंट को बोलना है इसकी पल्स को चेक करने के लिए। तो जो असिस्टेंट होंगे वो आपके अपोजिट साइड खड़े होंगे। हम इस बेबी को ऐसे रख लेते हैं अभी आपको दिखाने के लिए। हमने कान में स्टैट लगाया और स्टैट की हेल्प से इसको चेक कर लिया कि उसकी जो पल्स है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको स्टैट से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप उसकी जो नाल होती है, जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, तो अम्बिलिकल से भी पकड़ के और घड़ी में देखकर ये असेसमेंट कर सकते हैं कि वो 60 सेकंड का है या नहीं है। 60 सेकंड में उसको कितने पल्स सेशन आ रहे हैं। तो हमने देखा कि उसको जो है वो 60 आ रहे हैं, मतलब 1 मिनट में उसको 60 ब्रीथ आ रही है। इट मीन्स अभी बच्चा खतरे में है, हमें दोबारा से एम्बू बैग करना है। तो हम इसको रीपोजिशनिंग करेंगे, रीपोजिशन करके फिर से एम्बू बैग करेंगे। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3,
ब्रीथ 2 3, ब्रीथ में इसको हमें प्रेस करना है, 2 3 में छोड़ना है, ब्रीथ में प्रेस करना है, 2 3 में छोड़ना है। और अगेन ये हमें 30 से 40 साइकिल कंप्लीट करनी है, या फिर हमें 30 सेकंड तक कंटिन्यूअस इसको करना है। ठीक, इसके बाद जब हम ये प्रोसीजर कर लेंगे, हम फिर से बेबी का पल्स चेक करेंगे, और पल्स जो है अभी भी आपकी 100 से कम है, पूरी 100 नहीं है। तब हमें क्या करना है, पेशेंट को देना है सीपीआर। अब सीपीआर देने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, हमें दोनों हैंड को पेशेंट के छाती में डालना है इस तरीके से, और ये जो हमारे थंब है, इससे जो हमारा स्टर्नम है, जो दोनों निपल के बीच में बेबी का स्टर्नम है, उसमें 1:2, 2:2, 3:2 ब्रीथ। एक पर्सन जो होगा वो यहाँ पे आके ब्रीथ देगा, फिर जो सीपीआर देगा वो करेगा 1:2, 2:2, 3:2 एंड ब्रीथ। ये दो असिस्टेंट करेंगे इसको, एक पर्सन से ये नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसे देना है सीपीआर, इस तरीके से हाथों को इसके अंदर फंसाना है, और इसके स्टर्नम के बीच में आपको लाके अपने थंब को 1:2, 2:2, 3:2 ब्रीथ, 1:2, 2:2, 3:2 ब्रीथ, इस तरीके से आपको सीपीआर देना है। और ये सीपीआर जो है आप आधा इंच से लेके 1 इंच के डीप तक ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है। इससे ज्यादा अगर आपने दिया तो पेशेंट जो हमारा फीटस है उसके रिब्स में चोट लगने के चांसेस आ सकते हैं, रिब्स इंजर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देना है, ब्रीथ 1:2, 2:2, 3:2, और फिर आप एक एम्बू बैग से उसको ब्रीथ देंगे, फिर 1:2, 2:2, 3:2 ब्रीथ देंगे, और ये भी आपको 30 सेकेंड तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप पल्स चेक करेंगे उसके एम्बलाइकस से या स्टेथोस्कोप से कि कितनी आ रही है। अगर वो 100 के आसपास है तो आप उसको ऑक्सीजन कनेक्ट कर देंगे। ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद आप पीडियाट्रिशियन को बुला लेंगे। तब तक आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है जब तक उसकी पल्स रेट 60 से अबव ना आ जाए और 100 के पास ना आ जाए। जब हमारा बच्चा रिवाइव हो गया, अब हमारे जो बच्चा है, हमारा जो फीटस है, उसकी जो पल्स रेट है वो 80 आ रही है। ठीक है, तो 80 पल्स रेट आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बेबी को आप जो है ये जो बेबी कैप है ये पहनाएंगे। ठीक है, बेबी को कैप पहनाने के बाद बेबी को सॉक्स पहनाएंगे, जिससे कि आपको पता ही है सबसे ज्यादा जो हाइपोथर्मिया में पेशेंट जाता है, या तो उसको लेग की साइड से ठंड लगती है या उसके हेड के एरिया से ठंड लगती है। ठीक है, तो हम बेबी को क्या करेंगे, सॉक्स पहनाएंगे, हेड कैप पहनाएंगे और रैप करेंगे। और रैप करने के बाद हम क्या करेंगे, बेबी को रूटीन न्यूबॉर्न केयर देंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हर एक बच्चे को दी जाती है रूटीन न्यूबॉर्न केयर। हम रैप करेंगे, रैप करने के बाद बेबी को हम मदर के एब्डोमन पे ले जाकर रखेंगे और उसको ब्रेस्ट फीड के लिए तुरंत ही इनिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये था